अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी ख़बर तो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ ये अनाउंस कर दिया है कि हम ट्रेड डील कर रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ्स नहीं लगेंगे। अमेरिका पाकिस्तान का सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। हमारी एक्सपोर्ट की डेस्टिनेशन अगर किसी एक मुल्क को ढूंढें तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बरामदात जो हैं वो अमेरिका को जाती हैं। वैसे यूरोपियन यूनियन, लेकिन उसके अंदर बहुत से मुल्क आ जाते हैं। तो अमेरिका के साथ अच्छा मुआहदा होना पाकिस्तान के हक़ में है और उसका 1-1.5 अरब डॉलर का जो ट्रेड बैलेंस पाकिस्तान की फेवर में है, उसको बड़ा आसानी से हम वीट इंपोर्ट भी बाहर से करते हैं, कई और चीज़ें मंगवाते हैं, हम उससे लेकर कॉटन मंगवाते हैं, उसको बराबर भी कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ट्रंप की अनाउंसमेंट में बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज़ हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम तेल की तलाश का मुआहदा करेंगे और हो सकता है कि एक दिन आए कि हम पाकिस्तान से इंडिया को तेल एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब ये ख़बर ऐसी है कि मैं अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले अपने मेहमानों को बता रहा था कि पाकिस्तान में एक जो स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ थॉट है, कुछ रूहानी लोग हैं, बाबा इरफानुल हक हैं, प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर हैं, किसी ज़माने में सूफ़ी बरकत साहब थे। इन सब लोगों का एक बुनियादी जो महवर है ना इनकी थॉट का, वो ये है कि पाकिस्तान में ज़ेर ज़मीन अल्लाह की तरफ से कुछ दरियाफ़्त होना है जिससे पाकिस्तान के हालात में तब्दीली आनी है। तो मुझे शक पड़ता है कि वो बाबा इरफानुल हक और प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर की पेशगोइयाँ किसी ने ट्रंप को पढ़ा दी हैं, क्योंकि अभी तक हमने वो तेल तलाश करना है। खित्ता पोठोहार जहाँ पे हम ये पिंडी इस्लामाबाद में है, यहाँ पे भी तेल हो सकता है। केपी के बहुत ज़्यादा इलाकों में छोटी छोटी फाइंड्स हुई हैं, लेकिन पोटेंशली उस बेल्ट के अंदर तेल मौजूद है, निकल सकता है और सबसे बढ़कर बलूचिस्तान से निकल सकता है। खुशदार की पूरी बेल्ट कहते हैं कि रिच है, उसमें ऑयल एंड गैस आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है। निकालेंगे फिर पता चलेगा। एक पीटीआई के दौर में केकड़ा 2 बड़ा ऑफशोर हमने ड्रिलिंग की थी, हाई होप्स थी, और वो बाद में वो ड्राई हिट हुई, उसमें से तेल नहीं निकल सका। उस बेल्ट में पूरी इंटरनेशनल जो सर्वेज़ हैं या जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि तेल मौजूद है, निकलेगा वहाँ से, लेकिन आप 10 ड्रिल करेंगे तो हो सकता है किसी एक बड़ी फाइंड को आप हासिल कर सकें। उतने वसाइल हमारे पास है नहीं। अमेरिका है 10 अरब डॉलर वहाँ इन्वेस्ट कर दे, हो सकता है वहाँ से 100 अरब डॉलर का तेल भी निकले, मौजूद है पोटेंशियल। उससे भी बड़ा एक जो पॉसिबिलिटी अमेरिका के पाकिस्तान में इंटरेस्ट की है वो है रेयर अर्थ्स। और रेयर अर्थ्स में रेकोडेक, जहाँ कॉपर निकलेगा, कॉपर भी चाहिए अमेरिका को, जहाँ कॉपर निकलेगा वहाँ रेयर अर्थ्स भी मौजूद है उसी बेल्ट के अंदर। टीथियान बेल्ट बहुत बड़ी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, तो वहाँ पर कॉपर भी निकलेगा तो रेयर अर्थ्स भी निकलेंगे। इसी तरह जीबी वाली जो बेल्ट है इसके अंदर भी रेयर अर्थ मौजूद है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए वसाइल चाहिए, बड़ी कंपनियाँ चाहिए जो वहाँ आएँ, पहले अरबों डॉलर की सरमायाकारी करें और फिर एक ऐसा मुआहदा हो जो कल को हमारे लिए IPPs की तरह का मुआहदा साबित ना हो। वहाँ से जो निकाला जाए, पाकिस्तान, GB, बलूचिस्तान, KP, जहाँ से जो भी निकल रहा है, पाकिस्तान के लोगों को उसकी फलाह मिले, उसकी बेहतरी हो। ये ना हो कि अमेरिका को हम बड़े चाव से बुलाएं तो सही, बाद में पछता रहे हो कि हमने ये IPPs की तरह का एक मुआहदा कर लिया है, बिजली के कारखाने लगे हुए हैं, बगैर चलाए पैसे दिए जा रहे हैं। तो वो वाली सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। कुछ अकल इस्तेमाल करके, दूरअंदेशी इस्तेमाल करके मुआहदा करना चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया के साथ मामला टेढ़े हो रहे हैं। आज से कोई 25 साल पहले बिल क्लिंटन ने विज़िट किया था इंडिया का और पूरी स्ट्रेटिजिक रीअलाइनमेंट इस खित्ते के अंदर हो गई थी। टिल्ट हो गया था इंडिया की तरफ और पाकिस्तान एफपाक बन गया था, अफगानिस्तान के साथ जुड़ गया था। इंडिया को उन्होंने लहदा चाइना के मुकाबले में देखना शुरू कर दिया। अब वो एफपाक ख़त्म होकर दोबारा पाक इंडिया की तरफ चला गया और इंडिया की 5 कंपनियां जो ईरान से तेल खरीद रही थी उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है। 5 ऐसी स्टेट ओन्ड इंडियन कंपनीज हैं जो रशिया से ऑयल ख़रीद रही थी, उन्होंने पिछले हफ्ते से बाइंग बंद कर दी है, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि हम इसके ऊपर 25% टैरिफ भी इंडिया पे लगाएंगे और पेनल्टीज़ भी लगाएंगे। तो पेनल्टीज़ वाला डर, उस डर के खौफ से उन्होंने 5 कंपनीज़ ने स्पॉट बाइंग शुरू कर दी है अबू धाबी से और दूसरी जगहों से। ये अरब वर्ल्ड में जो अवेलेबल मार्केट्स हैं, रशियन ऑयल की परचेज़, क्योंकि वहाँ कहते हैं डिफरेंशियल भी अब कम हो गया, पहले डिफरेंशियल ज़्यादा था, वो पिछले 1 हफ्ते से उन्होंने बाइंग रोक दी है। तो ये क्यों चेंज आई है, ये बिल्कुल बात समझ नहीं आती कि आई लव पाकिस्तान ट्रंप को एकदम से क्यों हो गया। कौन से ऐसे तेल के ज़खायर पाकिस्तान में दरियाफ्त हुए हैं? तजारत का हमारा हुजम 7-8 अरब डॉलर है, हम कुछ दे नहीं सकते। इंडिया 130 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड के साथ इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें से 50 अरब डॉलर भारत कमाता है अमेरिका से। तो वहाँ तो वो सख्ती करे तो बात समझ आती है कि 50 अरब डॉलर इंडिया कमा रहा है, वो चाहता है कि इसको खींचे। ज़ीरो पर नहीं होता तो चलो क्लोज 3 जितना ले जा सकते हैं उतना करीब ले जाएँ। हमारा तो 1-1.5 अरब डॉलर का डिफरेंशियल है। टोटल भी जोर लगा लेंगे अमेरिका से इंपोर्ट करने का तो 2-3 अरब डॉलर से चीज़ें हम वहाँ से मंगवा नहीं सकेंगे। वसाइल नहीं है हमारे पास इतने कि हम कुछ 100 अरब डॉलर का इंडिया अमेरिका को ऑर्डर कर देंगे।
असला हम खरीदेंगे चाइनीज़ क्योंकि हमारा रिलायबल है, अभी हमने इंडिया के साथ जंग में कामयाबी के साथ उसको इस्तेमाल किया है, फ्रांसीसी जहाज़ों को मार के गिराया, तो वो हम छोड़ के दोबारा वो F-35 की तरफ तो जाएंगे नहीं। इंडिया के साथ उसका वो भी इशू है, इंडिया ने F-35 के ऊपर साल हर साल बात करके अब Su-57 के लिए रूस के साथ बातें करनी शुरू कर दी हैं, तो वहाँ सेवरल इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान के साथ आगे ताल्लुकात कैसे बढ़ेंगे वो आज के प्रोग्राम का हमारा एक मेन टॉपिक रहेगा। दूसरा बड़ा इशू, कभी भी आपका मुल्क जब बेहतरी की जानब जा रहा हो तो मुल्क के अंदर खलफिशार वाली कैफियत नहीं पैदा करनी चाहिए। 9 मई भी एक खलफिशार था, दुरुस्त नहीं था, सियासत का एक वो स्याह धब्बा है पाकिस्तान की सियासी तारीख का। लेकिन क्या जिस तरीके से हमने 108 लोगों को एक ही दिन पकड़ के 10 साल के लिए नाहल कर दिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी गए, पंजाब से भी गए, मरकज़ से भी गए, बाकियों का क्या बनना है वो भी पता नहीं है, तो क्या ये दुरुस्त रविश है? बिल्कुल नहीं है। तो हमें अपने तौर अतवार दुरुस्त करने चाहिए, मुल्क के अंदर अपने हाथों से तीली लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस आग को समेटने की कोशिश करनी चाहिए, मेन स्ट्रीमिंग करनी चाहिए इन लोगों की कि बातचीत करें, रास्ता निकालें, सुलह जोई की तरफ जाएं। आज प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरा हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में दस्तगीर खान है, रहनुमा PMLN के, फॉर्मर डिफेंस और ट्रेड के मिनिस्टर भी हैं, तो आज के प्रोग्राम में बहुत रेलिवेंट है। हमारे साथ सेनेटर हुमायूं अहमद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, ये सीनियर पॉलिटिशियन हमें आज जूम पे ज्वाइन कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टूडियोज़ में होंगे, लेकिन इनके मतलब खबरें उल्टी सीधी चलती हैं, कभी पता चलता है इनको उठा लिया गया है, कभी पता चलता है कि आप वापस आ गए हैं। तो इनसे अभी पूछेंगे कि ये हैं कहाँ, उठाए हुए हैं या नहीं उठाए हुए। सबको खुशामदीद कहते हैं। खुर्रम साहब, पहले आप बता दीजिए जी, आई लव पाकिस्तान और ये ट्रेड डील और ऑयल कहाँ से निकल रहा है? जी, इसमें 3-4 बातें आपने आई थिंक जो जिक्र किया रेयर अर्थ मेटल्स का, जो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी जो डिपॉजिट्स हैं वो चाइना में है, और पूरी दुनिया इस वक्त एज ऑफ टुडे चाइना पर डिपेंडेंट है रेयर अर्थ मेटल्स। आई थिंक प्रोबेबली 90% ऑफ द वर्ल्ड जो रिसोर्सेज है वो कंट्रोल कर रहा है चाइना, और उनमें जो फेमस हैं जो कम लोगों के ज़हन में वो लिब्डेनम है, लिथियम है, जो बैटरीज में बहुत सीरियस उसका यूज़ है, मिसाइलों में इस्तेमाल होता है, जो पूरा मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके अंदर उसके बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी, ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी, लेकिन क्रूशल है उसको चलाने के लिए। तो रेयर अर्थ मेटल्स के लिए अब अमेरिका जो है, जो कि अपनी लॉन्ग टर्म सोच कर रहा है कि जो चाइना के ऊपर उसकी डिपेंडेंस थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो उससे बाहर आना चाह रहा है। तो वो नई जगह ढूंढ रहे हैं, और अपने हवारियों को भी कह रहे हैं कि जो चाइना से सोर्स किया करते थे रॉ मटेरियल्स, वो कह रहे हैं कि आप कहीं और से, मतलब वियतनाम को उन्होंने वाजे कहा है कि जी आप कहीं और से ढूंढें, चाइना से मंगवाना बंद कर दें रॉ मटेरियल्स। और बहुत जल्द, ज़्यादा देर नहीं है, हिंदुस्तान के ऊपर भी ये आएगी, एक शर्त आएगी। तो एक तो वो ज़रूर वजह हो सकती है कि पाकिस्तान में एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन आई थिंक इसमें ज़्यादा जो फोकस है वो ये कि एक तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई लोकेशन है वो हमेशा क्रूशल थी, क्रूशल है, क्रूशल रहेगी, जिसमें अब शमाल में चाइना है, मशरक़ में हिंदुस्तान है, मगरब में अफ़गानिस्तान और ईरान है, और हम एक समुंदर का छोटा सा टुकड़ा है, उसके बाद मिडल ईस्ट है जो, तो लिहाजा वो सर ये जो अभी आई लव पाकिस्तान है, इट इज़ ड्यू टू मिडिल ईस्टर्न सिचुएशन, क्योंकि उसका हिस्सा है। चाइना का तो हमने काउंटरवेट नहीं बना, हाँ, चाइना तो हमारा दोस्त है, हाँ, तो इसीलिए उसका भी हिस्सा है ईरान, ये एक फैक्टर इस मिडिल ईस्ट डेफिनेटली है जी, आप उसको हम उसे डिस्काउंट नहीं कर सकते। और ये भी है कि ट्रंप जो है वो उन्होंने जो रवायती अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के जो रवैये थे, मसलन रवायती अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट प्रो इंडिया है आज भी, अगर आप पूरी उनसे बात करेंगे, वहाँ जो स्टेट डिपार्टमेंट है, पेंटागन है, वो चूँकि चाइना के खिलाफ नबर्द आजमाए, तो वो अब आज भी इंडिया के हक में बात करेंगे। लेकिन ट्रंप जो है उसकी सोच फ़र्क है, वो हर जो मुल्क है उसको तजारत की नज़र से और इस नज़र से देख रहा है कि वो अमेरिका को कितना फ़ायदा पहुँचा रहा है। और जब उसने ये कैलकुलेट किया है तो पिछले 25 सालों में, आपने दुरुस्त जिक्र किया, थैंक यू वेरी मच, कि सदर क्लिंटन के ज़माने से अब पूरी क्वार्टर सेंचुरी हो गई है कि अमेरिका ने कहा कि हिंदुस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन हिंदुस्तान डिलीवर नहीं कर पाया। वो चाइना के ख़िलाफ़ मिलिटरीली, ना ही क्वाड में, ना ही जब भी कोई आपस में क्लैश हुआ है, हमेशा हिंदुस्तान चाइना के आगे उसने सबमिट किया, उसने कभी उसको कन्फ्रंट नहीं किया।
वो हिंदुस्तान ये कहता है कि जी हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, लेकिन दुनिया जिस तरफ अब जा रही है वह हिंदुस्तान का ये वाला जो डबल गेम है कि जी हम कहते हैं कि जी अमेरिका से भी सारे फायदे उठाएं, लेकिन तेल हमने रशियन और ईरानी लेना है। ये भी उनका जो डबल गेम थी वो अब एक्सपोज हो गई है। और ये भी एक वजह है कि जो सदर ट्रंप हैं वो हिंदुस्तान के बारे में जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने अभी ये ट्वीट किया। वो ट्रंप इंडिया से ट्रेड डील कर लेंगे, लेकिन पहले उसको ब्लैकमेल ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये उनका एक तरीकाकार है। ये बात तो हमें भी मालूम है ना जी कि हिंदुस्तान के नॉन टैरिफ बैरियर्स दुनिया में सबसे बड़े हैं। पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया की कंपनियां जो हैं वो हिंदुस्तान से नाला हैं। आपको क्या लगता है ये जो प्यार मोहब्बत पाकिस्तान से बड़ा है उसकी वजूहात क्या हैं? और वो रोजाना मोदी को एम्बैरस करते हैं, वो कहते हैं मैंने जंग बंद कराई, मैंने जंग बंद कराई। मोदी कहता है नहीं, हमने पाकिस्तान ने दरख्वास्त की, वो कहते हैं नहीं मैंने कहा जंग बंद करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इत्तेफाक की बात है, आज आपके तीनों के तीनों जो गेस्ट है ना, उन सब की जो तालीम है वो एक इंस्टीट्यूशन से, हम तीनों के तीनों कैरेट कॉलेज हसन अब्दाल के पढ़े हुए हैं। खैर दैट्स वन थिंग। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए मैं ट्रंप को आपने देखना है ये गैर रस्मी सियासतदान है, ये टिपिकल सियासतदान नहीं है। और ये भी अपने मुल्क में एक इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इसका काफ़ी हो रहा है, लेकिन वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की बाज़ लिमिट्स होती हैं। वो कहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब आपकी क्या कह सकते हैं उसे इलेक्टोरल सिस्टम आना शुरू हो जाता है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। दैट्स वन ऑफ द रीजंस ही वन, अदरवाइज ही वाज नॉट इन अ गुड बुक्स। अब आ जाती है बात कि वाई पाकिस्तान। मैं ये समझता हूँ ये जो चेंज हुआ है ना, ये जो पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई है ना, और उसमें ये याद रखे कोई F-16 नहीं इस्तेमाल हुआ, उसमें सारी की सारी चीज़ें जो इस्तेमाल हुई वो चाइनीज़ इस्तेमाल हुई हैं। और उस लिहाज से आपको पता है चाइना की जो सारी कंपनी थी उनके वो क्या कर सकते, वो भी बढ़ गए, स्टॉक्स भी बढ़ गए एंड सारी। अब ये चीज़ें, और मेरी नज़र में यूएस का जो सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो उनकी वेपनरी है। और इस जगह पे दिस इज़ अ फ्लैश पॉइंट जहाँ पे चीज़ें हो सकती है। इसने बहुत सारी उनको टिल्ट किया होगा। क्यों? वहाँ पे जिस तरीके से ये जो 6 जहाज़ हमने गिराए हैं, ये कोई इस लिहाज से नहीं है कि कॉम्बैट हुआ है, कोई बहुत ज़बरदस्त हुआ। इसमें बेसिकली उनकी पूरी जो साइबर वॉर, जो उनकी पूरी कम्युनिकेशंस को उन्होंने बंद कर दिया, हर चीज़ कर दिया। दैट वाज अ मेजर। ये तो अपनी एयरफोर्स को शाबाश दे ना, दे प्लान्ड इट वेल, एग्जीक्यूटेड इट वेल टू द परफेक्शन। देखिए बात ये हो जाती है, माइकल शूमैकर के साथ उसको एक अच्छी गाड़ी भी चाहिए। आप उसको होंडा में बिठा देंगे कि बैठ जाओ, उसमें फार्मूला 1 में शायद ना कर सके। जितने पाकिस्तानी अच्छे पायलट्स और जितने अच्छे वो हैं, इसमें कोई शक नहीं, दे आर नॉट वन ऑफ द, दे आर द बेस्ट, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम they need to have those weaponries as well, they need to have those tools as well. So मैं समझता हूँ उसने किया। लेकिन having said that thing, that is one thing which has tilted। और ये जिससे बात की है कि India has failed to deliver, और इस दफ़ा तो India actually even failed to defend themselves। जब वो इन सब चीज़ों के बाद नहीं कर सके तो इंसान का हो जाता है, इतना बड़ा बंदा आ जाता है और वो आके खड़ा होकर छोटे से बंदे को कहता है कि यार मैं ये यूँ, अगला वो जो चढ़ मार दे, वो गिर जाए, तो फिर उसका आपके इंप्रेशन खत्म हो जाता है ना। सो दैट हैपेंड, एक चीज। नंबर 2, अब आ जाते हैं ये एज अ बिजनेसमैन वो देखेगा मुझे पाकिस्तान से फायदा क्या है। तेल प्रॉब्ली इज एन आई वॉश मेरी नजर में, तेल इज नॉट दैट थिंग। ये भी हो सकता है जो केकड़ा, जो मेरी नजर में ये भी हो सकता है कि वो जो सक्सेसफुल नहीं होता। देखिए जितना आगे वो चले गए थे वो छोटी चीज नहीं होती है, उसमें यह भी हो सकता है उनको कह दिया कि यार तुम इसको स्टॉप कर दो। ये खैर एक गॉसिप हो जाएगी, लेकिन उस बेल्ट में, उस ऑफशोर बेल्ट में तेल मौजूद है। ये इंटरनेशनल सर्विस कहते हैं। देखिए ना, बात सुने ना, मेरी कंपनी है, मैं जिस मुल्क से आया हूँ, मैंने कहा कि यार ये हो रहा है, यार उस्ताद हाथ रोक ले। नहीं सर, बहुत सारी चीजें, $200 मिलियन लगा होता है। $200 मिलियन सर कुछ भी नहीं, और उसके नीचे से $200 अरब का तेल निकलता है। देखिए बात है ना, वो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है ना, तो बहुत सारी चीजें होती है, वो कर ले, हो सकता है वो भी हो। ये भी हो सकता है जो असल जो चीज है ना वो ये मदनियात की जंग है।
रेयर अर्थ। असल चीज जो है ना, ये इस चीज की जंग है, और पाकिस्तान के अंदर ये हमेशा से था। बैरिक गोल्ड के साथ इसका मतलब है कि बड़ी अमेरिकी कंपनी आगे पार्टनर बन रही होगी। प्रॉब्लम ये थे, देखिए प्रॉब्लम ये, एक चीज आखिरी में कह दूं, मैं मेरी नजर में इन सब चीजों के लिए जो चीज फंडामेंटल है, वो जो आपने दूसरी बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी फंडामेंटल है। बिल्कुल इस तरीके से चीज है, अगर आपको बहुत अच्छा भी, आपने परिंदों को बहुत अच्छा खाना दिया, लेकिन वो जो जगह, जिस जगह पे उन्होंने आना है, वो जगह ठीक ना हो, वो कभी उतर के खाना नहीं खाएंगे। सो यू नीड टू हैव दैट स्टेबिलिटी। लेकिन एक जो चीज मैं ऐड करना वो ये था कि जो वज़ीर आज़म ने सफारती मिशन भेजा, मुझे भी इसका रुकन होने का एहसास था। तो वॉशिंगटन में हमारी दो ताकतें थी जिसकी बुनियाद पे हमने बात की। एक तो यह था, अपने ऑफ कोर्स हिंदुस्तान जो हमसे 11 गुना बड़ी उनकी आर्मी है और हर लिहाज से हमने उनको शिकस्त दी। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि आज पाकिस्तान जो है अमेरिका के आगे हाथ फैला कर नहीं खड़ा कि हमें कोई हेलीकॉप्टर दे दें, हमें कोई टैंक दे दें, हमें तो वो, और ना ही हम उनसे कोई बजटरी सपोर्ट मांग रहे थे। ये भी एक फैक्टर है कि अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के सामने सवाल ही नहीं है। हाँ, और जिसकी वजह से और उनको ये अंदाजा हो गया कि चाइना, जमाने में हमने F-16 की पेमेंट की हुई थी। हाँ, तो उन्होंने वो पार्किंग फी वो तक, हाँ, आपने कहा और हमें बाद में वीट ले लो उसके बदले में पैसों के। तो अब हमारा $500 मिलियन या $400 मिलियन का उसका एक वो मेंटेनेंस का पुर्जों का पैकेज था, वो उन्होंने अप्रूव किया ट्रम्प ने, जो हमें दिया। जब आप सवाल ही नहीं है तो हमने तो देखिए फेस किया हुआ है पिछले सालों में कि वॉशिंगटन में कैपिटल हिल में जब हम जाया करते थे तो सेनेटर और कांग्रेसमैन हमें लेक्चर देते थे कि हमने आपको $22 बिलियन दिया है और आप हमें धोखा देते हैं और हमारी मदद नहीं कर रहे। अब इस दफा हमें कोई लेक्चर देने की पोजीशन नहीं है। पाकिस्तान की ताकत में सर, मैं तो सोच रहा था आप स्टूडियो में होंगे, पहले आप ये बता दें, बाकी खबरों की तरफ बाद में आते हैं। पहले अपनी खबर आप बताएं कि आपकी खबर क्या है। आप उठाए गए, बिठाए गए, ले जाए गए, वापस लाए गए, क्या हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज मैं स्टूडियो जरूर आता, लेकिन वो अपोजिशन की एपीसी थी जो हुकूमत ने अपने जो एग्रीड मुकाम था जिस पे हमने बुकिंग कर रखी थी, तो वो उसमें नहीं होने दी। वो हमारी जो बुकिंग्स थी वो कैंसिल करा दी गई और फिर हमें जो एपीसी है वो किसी और जगह पे, मेरी रिहाइशगाह पे शिफ्ट करनी पड़ी। तो उस वजह से सारा दिन उसमें कल रात से मसरूफियत रही। तो ये मामला था कि जिसकी वजह से स्टूडियो नहीं पहुंच सका। तो कोई काले डाले तो कोई नहीं आए सर? कोई दरवाजे के ऊपर काले डाले तो नहीं आए? लगा के गए थे जी। मैं आई वाज अवे लास्ट नाइट, एक खाने पे था, तो वहां पर इत्तला आई कि आपके घर के बाहर कुछ लोग मौजूद हैं। घर आया और घर के अंदर जब मैं जा रहा था तो गाड़ी का शीशा नीचे किया तो एक साहब कोई खड़े हुए थे। तो उनको कहा कि यार जो आपके हाई अप से उनको बता देंगे मुस्तफ़ा घर पहुंच गया, तो अगर लेके जाना है तो आई जस्ट नीड टाइम टू पैक माई बैग्स। तो मैं बैग पैक करके तैयार बैठा हूं, तो फिर भेज दीजिएगा किसी को। लेकिन फिर वो चले गए और फिर आए नहीं। तो दैट्स व्हाट हैपेंड। अरे फिर तो हालात काबू में है जी, फिर तो हालात काबू में। आई डोंट नो, तो मुशोरा होगा ज्यादा था, मैंने क्या पता मुस्तफ़ा साहब को ले जाया गया। अच्छा सर, पहले इस खबर के ऊपर कमेंट कर दें। ये जो आई लव पाकिस्तान वाली चल रही है, आप भी कर दें, फिर दोबारा सियासत की तरफ आएंगे। पहले ये अमेरिका वाला मामला डिस्कस कर लें। ये नया प्यार मोहब्बत, हमारा वक्तन फ़क्तन अमेरिका से प्यार मोहब्बत रहा है, सीटो और सेंटो के दौरान रहा है, जहाद अफगानिस्तान में रहा है, 9/11 के बाद रहा है, लेकिन फिर उसके बाद ये मोहब्बत टूट जाती है हमारी। वो दरमियान में ही आके कुछ ऐसा हो जाता है कि वो लाइयाँ कीते तो वदाइयाँ कीते, वो काम शुरू हो जाता है। मलिक साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, उसने बहुत हाइज एंड लोज देखे हैं। हमने यूएसएसआर के खिलाफ उनके साथ मिलकर एक जंग भी लड़ी जिसमें पाकिस्तान का एक बहुत कलीदी किरदार था, लेकिन फिर हमने उसके बाद प्रेसलर अमेंडमेंट्स भी देखी। तो इसी तरह जो विड्रॉल हुआ यूएस का उनकी इन्वेजन के बाद अफगानिस्तान से, तो बड़े जो हमारे ताल्लुकात थे काफी डाउनग्रेड हो गए और हमें काफी प्रॉब्लम्स आ गई उसमें। अब जहां तक ट्रंप साहब का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में वो पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हैं। आज स्टेट डिपार्टमेंट जो हमेशा से दुनिया के साथ और पाकिस्तान के साथ एंगेज रहा है, आज फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका की, ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी में स्टेट डिपार्टमेंट का इतना किरदार नहीं, और वो अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर ज्यादा फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। और उसमें पाकिस्तान ने सबसे पहले उन्हें एक तोहफा दिया कि कांग्रेस से जब उनका पहला खिताब था सदर बनने के बाद, तो एक हाई वैल्यू टेररिस्ट जो एक एबी गेट बॉम्बिंग में इन्वॉल्व था,
वो पाकिस्तान ने पकड़कर उनके हवाले किया और अपने पहले खिताब के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तो वहां से मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एक ओपनिंग मिली। और फिर जब ये इंडिया पाकिस्तान मामला जाहिर बात है बहुत संजीदा हो गया, दोनों ममालिक न्यूक्लियर ममालिक आपस में उलझ गए, तो उन्होंने जो रोल प्ले किया वो हम उस रोल को तस्लीम भी करते हैं, दुनिया के और भी बहुत से ममालिक तस्लीम करते हैं। लेकिन कंटिन्यूसली एक बात जो देखने में आ रही है कि मूडी उस रोल को तस्लीम करने से ना सिर्फ इनकारी हैं, बल्कि उन्होंने एक दो जगह पर प्रेसिडेंट ट्रंप को स्नब भी किया है। तो अब एक ऐसे शख्स को जो अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनी स्टेट डिपार्टमेंट के अलावा चलाता है, अपने लाइक्स और डिसलाइक पे चलाता है, तो उसके साथ ऐसा रवैया रखना फिर वो आएगा इस तरह के आदमी को। एक मीटिंग थी गालिबन G7 की इन कनाडा, जिसमें ट्रंप ने रिक्वेस्ट की मूडी को कि आप आए और वापसी पे अमेरिका रुकते जाएं, लेकिन मूडी वहां पर नहीं रुका और उन्हें स्नब करके वापस इंडिया निकल गया। और जो कंटिन्यूसली ट्रंप साहब का बयानिया है कि मैं 2 न्यूक्लियर ममालिक के अंदर सुलह कराई, तो उनकी जो खामोशी है और उससे इनकार मूडी साहब का, वो उनको काफी इरिटेट किए जा रहा है। और फिर साथ ही साथ एक और पस मंजर भी है मामले में चैलेंज किया कि आप कहें। उन्होंने चैलेंज किया कि जी आप कहें ट्रंप ने झूठ बोला है। सर G7 से वापसी के ऊपर मोदी वाशिंगटन रुक ही नहीं था सकता। G7 से वापसी के ऊपर जब ट्रंप वाशिंगटन पहुंचे तो वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ 1-on-1 लंच के लिए बैठे हुए थे, तो उसमें तो मोदी की और सुबकी हो जाती, तो मोदी तो वहाँ रुक ही नहीं था सकता ना, उसके तो फरार का रास्ता चाहिए था उसे। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी के और ऊपर हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त इंडियन जो अपोजिशन है वो मोदी को कट टू साइज करने में बहुत एक्टिव है और शायद किसी को भी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी वो हिसाब किताब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उससे चुकता कर रहे हैं और कोई जवाब है ही नहीं है। बीजेपी किसी एक सवाल का जवाब नहीं दे सकती। वो पूछते हैं 5 जहाज़ गिराए, बताओ कितने गिरे, तो वो कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं बताएंगे। वो कहते हैं ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने जंग बंद कराई, कहो कि वो ट्रंप झूठा है। मोदी साहब पानी का गिलास पीने लग जाते हैं। और आज तो राहुल गांधी ने एक स्टेप और जाके आगे खूब रगड़ाई लगाई। ट्रंप साहब एक स्टेप और आगे गए हैं, वो कहते हैं ब्रिक्स का इंडिया भी रुकन है। तो ये डॉलर पर जो हमला है ये तो अमेरिका के ऊपर हमला है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। We're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade. We had a tremendous deficit. So Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether... खुरम साहब, जो डॉलर है वो मेक और ब्रेक है यूएस इकोनॉमी के लिए, और ब्रिक्स के साथ भी वो उन्होंने सींग फंसाए हैं, तो ये लड़ाई एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। चाइना जी अभी तक अस्करी महाज पर अमेरिका को कन्फ्रंट नहीं कर रहा, लेकिन अब जबकि 21वीं सदी के 25 साल गुजर गए हैं, तो जो क्लैश हो रहा है, ये आपके नाजरीन के लिए मैं, जो तसादम हो रहा है, वो एक तरफ चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर है, जो उनकी अब मसलन एप्पल वहाँ मैन्युफैक्चर करता है। उन्होंने कहा जी कि हम इसलिए नहीं करते कि वहाँ को सस्ते हमें लेबर है, इसलिए कि वहाँ के लोगों की एक्सपर्टीज़ है इसमें मैन्युफैक्चर। तो एक तरफ चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरी तरफ अमेरिका की फाइनेंशियल पावर है, क्योंकि अमेरिका के पास अब मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं रही। अब जो है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो अमेरिका के लिए एक बहुत ही हसास और नाजुक मामला बन गया, जिसका सदर ट्रंप ने इजहार भी किया है कि डॉलर की जो डोमिनेशन है, या पूरी दुनिया में जो तेल डॉलर में बिकता है, जो एक्सचेंज होता है, अगर वो डोमिनेशन चैलेंज होती है तो फिर अमेरिका की इकोनॉमी भी और अमेरिका की पूरी दुनिया में जो ताकत है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी। आज भी, और इस पर अब किताबें लिखी जा रही हैं आजकल के दौर में, कि अभी भी जो है मुख्तलिफ ममालिक में अमेरिका अपना फाइनेंशियल पावर इस्तेमाल करता है कि जी हम आपकी बैंक की ट्रांजैक्शंस रोक देंगे अगर आपने ये काम ना किया, या टर्की वो कहता है कि अगर यहाँ से रशिया के जहाज़ गुजरे तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। तो वो जो फाइनेंशियल पावर है वो उसको रिटेन करने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, बड़े हसास हैं,
और चाइना जो है अभी तक तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर की बेस पर ही अमेरिका का सामना कर रहा है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं होगा। और इसीलिए हिंदुस्तान का जब जिसमें जिक्र आया, हिंदुस्तान अब ये डबल साइड गेम नहीं खेल सकता कि एक तरफ वो कहेगी मैं अमेरिका का हवारी भी हूँ, अमेरिका के साथ हमारी डिफेंस डील्स भी हैं, लेकिन हम तेल जो है वो रशिया और ईरान बुश ने 9/11 के बाद हमें कहा था ना विद अस और अगेंस्ट अस, तो इंडिया के पास भी वो सवाल आ गया। अब ये मोमेंट इसलिए मोमेंट आया है कि सदर ट्रंप की सूरत में वो जो हिंदुस्तान की तरफ एक बहुत ही नरमी थी अमेरिका के अंदर कि ये चाइना के खिलाफ खड़ा होगा, एक तो वो खड़ा नहीं हुआ, और दूसरा ये है कि अब जो जिस किस्म की दुनिया आगे आ रही है वो हार्ड पावर की दुनिया आ रही है। सिर्फ ये हमारे साथ थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू को भी डिस्कस कर ले। 9 मई के मुकदमात में आज 10-10 साल की सज़ाएं हुई हैं, आज ये दूसरी किस्त कहना चाहिए, और अभी और भी इस तरह की आ सकती हैं। उमर अयूब साहब, शिबली फराज, जरताज गुल, हामिद रजा 10-10 साल, शेख राशिद शफीक और कमल शोजब को 9 मई केस में 10 साल की सज़ा, और इसी तरीके से मजमूई तौर पर 108 लोग हैं। पंजाब वालों को भी पहले हुई है। तो ये सिलसिला आप क्या समझते हैं हमें किस तरफ ले जा रहा है? वरी समय, क्योंकि सियासत में नेक्स्ट लेवल ऑफ क्योस मुझे तो नज़र आ रहा है। देखिए, आप बिल्कुल सही करते हैं। मैं एक्चुअली अगर मैं ओवरऑल देखूं जिस तरीके से पाकिस्तान की ये जुडिशरी जिस तरीके, मेरे ख्याल में इसको वो इंडिपेंडेंट तो वो 26वीं तरमीम के बाद रही नहीं है। इस तरमीम में कुछ और चीज़ें आएंगी, आने दे, वो भी आने दे, सब कुछ आने दे। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हम जा किस तरफ रहे हैं आपने इसमें देखा है। अब ये देख लें, 3 बेसिक विटनेसेस हैं। वो बेसिक विटनेसेस, उनमें से एक या 2 बंदे ऐसे हैं, एक ने तो जो सऊदी अरब में था उसने तो इनकार कर दिया ना कि मैं मैं नहीं करता, क्योंकि शायद उसको उस जगह की वजह से शायद उसके अंदर थोड़ा सा खौफ आ गया हो कि यार इधर खड़े होके मैं एहराम में हो, मैं झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन यहाँ के 2 बंदे हैं, इन्होंने मिशन इम्पॉसिबल में जो टॉम क्रूज था ना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल में इनको एलिवेट करके के बड़ी पोस्ट पे लेकर ना जाने कि PTI, और चूंकि खुर्रम दस्तगीर साहब तो बड़े सीनियर वो कैबिनेट के भी रहे हैं और बहुत, अब ये सोचे ये 13 बंदे मियां नवाज शरीफ के साथ बैठे हुए हैं और एक सिपाही अपने आप को इनकी पार्टी के मेन बंदे के बहरूपिये में जाके बैठ जाते हैं, और ये लोग उसको पहचानते नहीं हैं कि यार ये कोई और है, ये हमारा नहीं है। सुलेमानी टोपी पहन ली, उसने पता ही नहीं चला। उसने कहा कि मैंने एक बहरूप बदला, मैंने अपना वो बदल के भेस बदल के किया। मतलब ये आपने देखा ना टॉम क्रूज की ये मिशन इम्पॉसिबल, जिसमें वो एक पतली सी झिल्ली यूं करके उतारता है, वो पहले वो वापस निकल रहा था, वो झिल्ली निकालते हो बाहर निकला और स्माइल करते हैं कि मैंने तो सब कर लिया। फिर मजे की बात ये, इसको जज साहब मान जाते हैं। अच्छा, अब जज साहब अपने जजमेंट में इसी बंदे को ऐसे रेडिक्यूल करते हैं कि वो अकेली वही चीज ही काफी है। ये बंदे जो हैं, ये 13 उसमें कहते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब हर चीज में प्रेजेंट थे, और जज साहब कहते हैं कि शाह महमूद साहब कुरैशी प्रेजेंट ही नहीं थे। फवाद चौधरी के ऊपर भी हुआ। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जज साहब अपनी जजमेंट में लिखते हैं कि जी ये जो है ना, ये स्पाई का लफ्ज लिखा हुआ है। अब पाकिस्तान के जो कानून है, पाकिस्तान की जो आइन है, उसमें जो जासूस होता है उसकी आप वो ले ही नहीं सकते, ये क्या कह सकते हैं, विटनेस ले ही नहीं सकते आप, इजाजत ही नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, फिर उसमें जज साहब ये कहते हैं इन लोगों ने चूंकि अपने आप को PTI से डिसोसिएट नहीं किया, मतलब मैंने ये इससे इनकार ही हो गया हूं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं हूं, मैं कहता हूं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हूं, ये बसाते खुद उन्होंने कहा एक जुर्म है और इसको सजा मिलनी चाहिए। अगर हम इस किस्म के कानून करना शुरू कर देंगे तो फिर मुझे एक बात बताएं, क्या मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आएगी या मुल्क के अंदर इस्तराब बढ़ जाएगा? इस्तराब बढ़ जाएगा। मुस्तफा साहब आप फरमाइएगा, ये सजाओं वाला मामला जो है, मुझे लगता है कि ये 5 अगस्त को मद्देनज़र रखते हुए कुछ स्टीम रोल किया गया पार्टी को कि बिल्कुल फ्लैट कर दें, ज़मीन पे लिटा दें, बाद में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से खुद ही इनके हक में फैसला आ जाएगा। मुझे लगता है ये स्टार्ट इसलिए किया गया कि एक दफ़ा तो इनको लिटाओ ना ज़मीन के ऊपर, हवा निकल जाए। मेरे ख्याल में मलिक साहब, ये पाकिस्तान की जमहूरी और सियासी तारीख में एक स्याद दिन के तौर पर याद रखा जाएगा कि जिसमें एक ही दिन में ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली, ऑपोजिशन लीडर सेनेट और ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली, तीनों को सजा सुना दी गई और तीनों अपने ओहदे से फारिग हो गए। कल परसों ही इलेक्शन कमीशन जिस तरह की आजकल फुर्तियां दिखा रहा है,
उसने इनको डीनोटिफाई कर देना है और इलेक्शन कमीशन बहुत जल्दी इनकी सीटों के ऊपर इंतखाबात का स्केड्यूल भी जारी कर देगा। देखिए 9 मई के वाकये के ऊपर हमने वो फुटेजेस देखे और बहुत एम्पल एविडेंस मौजूद है, लेकिन हमने प्रोसिक्यूशन नहीं देखी, हमने परसिक्यूशन देखी है। हमने ऐसे लोग भी देखे कि जिनको टीवी की स्क्रीन पर दिखाया गया और बाकायदा चार्ट बनाकर कि फलाना फलाने के साथ राब्ते में था और फलाना फलाने के साथ राब्ते में था, कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, और फिर जब उन्हीं लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तो वो उसमें से फारिग कर दिए गए। फिर इसी तरह मैं कई एमएलए को जानता हूं जो इस वक्त हुकूमती बेंचों पे बैठे हुए जिन पे 9 मई के केसेस थे, बट बिकॉज दे शिफ्टेड देयर लॉयल्टीज, दे जॉइंड अनदर पॉलिटिकल पार्टी, तो आज वो एमएनए भी हैं और उनसे 9 मई के जितने उनके ऊपर केसेस थे वो भी खत्म हो गए। तो हमने इसमें परसिक्यूशन का एलिमेंट तौबा का रास्ता तो खुला रहता है ना सर हर वक्त, तौबा का रास्ता तो हर वक्त खुला रहता है ना, तो वो जी हाँ, तो जो ताइब हो जाए तो उसके लिए तो दरवाजा खुल जाता है ना सर। तो ये तौबा का देखे जो कॉन्सेप्ट भी है ना, उसको कानून की नजर में मिटिगेशन कहते हैं कि जब कोई अपना कन्फेशन कर लेता है तो फिर कन्फेशन के बाद अदालत ये देखती है कि हाँ इस शख्स ने अपना जुर्म कबूल किया है, और जुर्म कबूल करने के बाद फिर फाइनल सेंटेंसिंग के अंदर वो इस चीज को कंसिडर करते हुए थोड़ी सी एक रिलैक्सेशन दिखाते हैं। पाकिस्तान में मिटिगेशन का कोई कानून मौजूद नहीं है। अदालतें जिनकी लोगों के ऊपर केसेस थे, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि तौबा का अगर दरवाजा खुला है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि पाकिस्तान की अदलिया और उसका जो अदालती निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ, उसकी कोई अहमियत नहीं। ये तो इनएडवर्टेंटली एक एडमिशन है कि आपने किसी और के पास जाके तौबा करनी है और आपने अगर कुछ जुर्म किया भी है तो आपको फिर माफी मिल जाएगी। तो ये तो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम और स्पेशली 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरीके से कवानीन पास किए जा रहे हैं, मैं तो हैरान हूं कि अब ये किस तरीके से ये जमातें, मुस्लिम लीग नून हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, कि ये अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को इस हद तक कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं कि इनके पास अवाम को दिखाने के लिए तो आप कुछ भी नहीं रह गया। अवाम तो आप एक तरफ कर दें, जो इंटरनल इनकी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, हमारे बहुत से दोस्त हैं, भाई हैं पीपल्स पार्टी में, नून लीग में। खुरम साहब से भी इसका जवाब ले लेते हैं। खुरम साहब, माजी में नून लीग से काफ लीग निकाली गई थी, पीटीआई के लिए जनूबी सूबा पंजाब महाज वो जो भी एक ग्रुप पूरा मार्ज वजूद में आ गया, पीपल्स पार्टी से पेट्रियाट्स निकल आई थी, बहुत कुछ हुआ, आपको 19 सीटों 21 सीटों पे आ गए थे, पीपल्स पार्टी 17-18 सीटों पे आ गई थी। क्या ज़रूरी था कि पीटीआई वालों को उससे भी आगे जाके तो रगड़ा इतना लगाया जाए कि इनकी नाक मट्टी में ज़रूरी रगड़ेंगे, हम तब तक नहीं छोड़ेंगे, कुछ हम आगे बढ़ सकते थे? अदलिया के मामलात को बहुत अरसे से देख रहा हूँ, मैं तो उस पर कमेंट नहीं करूंगा, सच्ची बात है। क्योंकि ये कहना कि जी आज की अदलिया ख़राब है और मोहतरम साकिब, निसार, खोसा, गुलजार और बंदियाल वाली अदलिया बहुत अच्छी थी, ये भी गलत है। या वो कहेंगे जी वो ख़राब थे, निज़ाम कहते हैं कि जी वो ख़राब थे। अकाउंट रिसीवेबल पे जो नवाज शरीफ की सज़ा थी वो इतनी ख़राब थी, लेकिन अब ये जो 10-10 साल की सज़ाएं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए ये सारे इशूज़ जो हैं इस बात का तकाजा करते हैं, एक ही रास्ता है जिसकी तरफ अपोजिशन और तहरीक इंसाफ जाना नहीं चाहते, कि बिल आखिर अगर हमने पाकिस्तान में इस मुल्क की जमहूरियत को, आइन को आगे लेकर चलना है तो सियासी जमातों के आपस बैठने के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। तो बैठे ना, आप तो तैयार हैं। ये 10 साल की आपने सलाह सुनाई, ये बैठेगा कौन आपके? नहीं, मेज से उठकर गए हैं। बात ये है कि जैसे भी हालात हमें मिलकर इस बात को यकीनी बनाना है कि हम आगे किस तरह जाएंगे। अगर हम ये 2006 में आपने होटल बंद करवाया जी उनका कॉन्फ्रेंस के लिए, मुझे नहीं मालूम जी कौन लोग करा रहे हैं, नहीं कराना चाहिए, गुफ्तगू की तो इजाजत होनी चाहिए। मोहम्मद साहब आगे भी आप हर रोज टीवी पर होते हैं, टीवी पर तो आई थिंक ज्यादा आजादी है गालिबन, लेकिन अब इज्तिमा पर कोई आप उनको देखना फोरम भाई करना होना चाहिए। देखिए मैं तो पूरे खुरम साहब उनको इशारा दे रहे कि मोहन साहब रोजाना होते हैं, इनको भी अंदर बंद करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें हर रोज टेलीविजन पर हमारे साथ तहरीक इंसाफ के दोस्त बैठे होते हैं, वो तनकीद भी करते हैं, मुस्तफा मेरे भाई हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ तो ये गुफ्तगू की जो इशू है असल में कि पाकिस्तान में जो क्रिटिसिज्म है वो जाती हो जाता है, हुकूमती पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद करें और कोई कमी नहीं है टॉपिक्स की, लेकिन ये कहना कि हमने जरूरी एक ही इदारे पर हमला करना है, उसके सरबराह पर हमला करना है, उसको सोशल मीडिया में मतून करना है या पार्टी के सरबराह को मतून करना है। जो पाकिस्तान के अवाम के इशूज़ हैं, बस मेरी ख्वाहिश ही रहेगी कि 12 साल से तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में पावर में है, उनकी तीसरी हुकूमत चल रही है,
वो आकर पाकिस्तान की हुकूमत को बताएं कि जनाब दहशतगर्दी से कैसे लड़ते हैं। हमारा तजर्बा ये है, हमने ये सीखा है, हमारे जो लोग मुख्तलिफ इलाकों में मुंतखब होकर आए हैं। आपने उनके काफ़ी लोगों को दहशतगर्दी के केसों में सजाएं सुना दी हैं। आज वो मेरे ख्याल है वो अपनी वो जो आपकी खातून थी पार्लिमानी लीडर उनको भी सजा हो गई है, नहीं जरताज गुल वजीर को। देखिए इशू यही है, उसका भाई बेचारा शहीद होया हुआ है, आपको मालूम है ना, जरताज का भाई गुजारिश है, शहीद होया हुआ है। हाँ। और आपने उसको दहशतगर्दी में सजा सुना दी है। गुजारिश ये है कि ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, देखिए जो डिस्क्वालिफिकेशन उसके नतीजे में हो रही हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन 9 मई का जो दिन था अगर हम उसको भूल जाएं, पाकिस्तान की किसी सियासी हमारे ऊपर देखें, हमारे 9 मई यौम स्याह है, उस पर तो गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं वो भी स्याह है। पाकिस्तान को किसी सियासी जमात ने आज तक आग नहीं लगाई। अब वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ था सर? तो आप करें ना, उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी हुई, उसके ऊपर सजाएं हुई, उसके ऊपर लोग डिस्क्वालीफाई हुए, अब इंक्वायरी कराएं। तो शहबाज साहब को नहीं चाहिए था उसके ऊपर। तो आप करवाएं, जरूर हो नहीं सकती ना सर, हो नहीं सकती। अगर मैं बैठ के उसका पूछता कि पंजाब हाउस से कौन कैसे आया था, तो अगर उस वक्त जो है जो पूरी, यही तो मैं कह रहा हूं कि अदलिया के ऊपर अगर हम ये समझते हैं कि जी कोई 26वीं आनी तरमीम से जो है कोई बड़ा जन्नत थी और जन्नत से हम जहन्नम में आ गए, ये बिल्कुल गलत है। हमें मोहम्मद और मुस्तफा नवाज, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।